आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 9। समीक्षा कर कहानी को सराहने वाले के दिल की गहराइयों से शुक्रिया दोस्तों। माँ पापा भैया भाभी आप सब अब साथ में बहुत खुश होंगे ना। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। सक्षम मेरा बहुत ख्याल रखता है, पर फिर भी आप चारों की बहुत याद आती है। जानती हूँ आप सब लोग मेरे साथ ही हैं, कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे होंगे। वो मुस्कुराहट के साथ बोली और अपने गले में पहने अपनी माँ के लॉकेट को चूम लिया। बत्रा निवास में महक अकेले पूरे घर का काम करते करते आधी हो चुकी थी। अब और मुझसे ना हो पाएगा ये सब, एक नौकरानी तो चाहिए ही चाहिए। महक थक कर सीढ़ियों पर बैठ गई। बीजी वहाँ आई तो उसको ऐसे बैठा देख थोड़ा गुस्से में आ गई। बैठी क्यों है, कोई काम धंधा है या नहीं तुझे? महक बीजी को देखकर उनके पैरों में आ गिरी और उनके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या कर रही है तू, क्यों रो रही है? बीजी मुझसे इस घर का सारा काम अकेले नहीं हो पाएगा, दिन भर से लगी हुई हूँ, अब तो हड्डियों ने भी जवाब दे दिया। या तो मेरी जान ले लो बीजी, या कोई नौकरानी ले आओ, नहीं तो जेठानी जी को वापस बुला लो। इतना सा मुझ अकेली जान की जान निकाल देगा, मुझसे अब नहीं होगा बीजी। उसका रोना सुनकर बाबूजी बाहर आ गए। अरे ठीक है रो मत, मैं कल ही नई नौकरानी ले आऊँगी। सच में बीजी? मैं खुश हो गई। दीक्षा बहू को भी घर ले आ, आखिर घर की बहू कब तक बाहर रहेगी? बाबूजी बोले तो बीजी उन्हें घूरने लगी। मैंने नहीं कहा था उसे जाने के लिए, वो खुद गई है। अब इस घर में और मेरे सक्षम की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। ये कैसी बातें कर रही है तू, पागल हो गई है कोमू? घर की लक्ष्मी है दीक्षा, और तू जानती है सक्षम बहू को कितना पसंद करता है, फिर भी तू ये कह रही है? ना जाने क्या घुट्टी पिलाई है उस लड़की ने आपको, जब देखो तब उसके ही गुणगान किए जा रहे हैं। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। दीक्षा अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। वो इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चली गई। इधर दीक्षा पूरे घर की सफाई करने के बाद अपने हाथ में अपने भाई भाभी के गिफ्ट लिए सोफे पर बैठ गई। ये गिफ्ट अनोल और नैना उसकी शादी वाले दिन उसे देने वाले थे, पर उस हादसे की वजह से वो ये उपहार दीक्षा को दे ही नहीं पाए। दीक्षा ने पहले नैना का गिफ्ट उठाया और उसे खोलने लगी। नैना ने उसके लिए बहुत ही सुंदर सोने का सेट उपहार में खरीदा था। दीक्षा ने उस सेट को खोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। सोने के झुमकों के पास एक छोटी सी चिट लगी हुई थी, जिस पर नैना ने दीक्षा को भर भर कर आशीर्वाद दिया था। दीक्षा उस चिट को पढ़ने लगी। मेरी इकलौती ननन जी, आप खुश तो हैं ना? आपको उपहार पसंद आया? उपहार तो पसंद आया ही होगा, आपकी भाभी कुछ खरीदे और आपको पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दिल से दुआ करते हैं आपका आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो। आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएं, बहुत आगे तक जाएं। आप जो भी चाहें वो आपको मिल जाए। आप हमेशा खुश रहें, आपकी भाभी। थैंक यू भाभी, आपका ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दीक्षा ने उस सेट को अपनी गोद में रखा और अपने भैया का गिफ्ट खोलने लगी। जैसे ही वो गिफ्ट खुला, एक जोर का मुक्का दीक्षा की नाक पर आकर लगा। भैया? दीक्षा अपनी नाक सहलाते हुए चिढ़कर बोली। आप कभी नहीं सुधरेंगे। आप मुझे चिढ़ाने का, मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ना। अगर आप अभी मेरे सामने होते तो आपके सारे बाल नोच लेती। बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गई। तभी उसकी नज़र उस उपहार के डब्बे में रखे एक और चिट्ठी पर गई। उसने उसे तुरंत ही उठा लिया। मुझे तेरी लाल नाक को सोचकर ही बहुत हंसी आ रही है, कैसे बंदरिया जैसी लग रही होगी। अपने पति को ऐसी शक्ल मत दिखाना, बहुत हंसेगा तुझ पर। यह पढ़ते हुए दीक्षा ने गुस्से में मुंह फुला लिया। वो अब आगे पढ़ने लगी। अब बहुत हो गया मजाक, ध्यान से ढूंढ, मैंने इस गिफ्ट बॉक्स में तेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट छोड़ा है। दीक्षा ने ध्यान से उस उपहार के डब्बे को खंगाला तो उसे बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट मिला, जिस पर दीक्षा का नाम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। मैंने स्पेशली तेरे लिए बनवाया है, मेरी प्यारी सी छोटी बहन, तेरी बहुत याद आएगी। मैं तुझे बहुत परेशान करता हूँ ना, बहुत चिढ़ाता हूँ। अब वादा करता हूँ तुझे कभी नहीं चिढ़ाऊँगा, पर तू भी वादा कर कि तू हमेशा खुश रहेगी और अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। तूने एक बार पूछा था ना मुझसे कि मैंने अपने पापा का सपना पूरा करने की बजाय बैंक में नौकरी करना क्यों सही समझा? क्योंकि मैं जानता था मेरी छोटी सी दीक्षा भी आर्मी में जाने का सपना देख रही है। अगर हम दोनों ही आर्मी में चले जाते तो पीछे से माँ का ख्याल कौन रखता? इसीलिए तो अपना सपना पूरा करेगी और मैं माँ का ख्याल रखूँगा। तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। कभी गलती से मैंने तुझे कुछ गलत कह दिया हो या फिर कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर दे। तेरा चुगलीखोर भाई। ये सब पढ़कर दीक्षा की आंखें फिर एक बार नम हो गई। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है भाई, प्लीज़ लौट आओ। वो उन गिफ्ट्स को अपने सीने से लगाए ही सो गई। वो काफ़ी थक गई थी, इसीलिए उसे जल्दी नींद आ गई।
ये सक्षम कहाँ रह गया? पहले तो कभी लेट नहीं होता था, पता नहीं अब क्या हो गया उसे। दीक्षा ने मेरे बेटे को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। गलती हो गई मुझसे जो उसके भोले भाले चेहरे के पीछे छुपी बुरी नीयत को नहीं देख पाई। बीजी गुस्से से बोले जा रही थी। बस कर कोमू, और कितना बुरा बोलेगी उस बेचारी को। एक तो पहले ही वो अनाथ हो गई, ऊपर से वो अकेली है उस घर में। ना जाने उसने कुछ खाया होगा या नहीं, पर तुझे सिर्फ अपने बेटों की परवाह है। तो इतनी स्वार्थी तो कभी नहीं थी, फिर अचानक तुझे क्या हो गया? बाबूजी गुस्से में बोलते हुए खांसने लगे। लक्ष्मण ने जल्दी से उन्हें थोड़ा पानी पिलाया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिला। बीजी अब कुछ नहीं बोली और चुपचाप दरवाजे पर टकटकी लगाए सक्षम का आने का इंतजार करने लगी। पर सक्षम तो जैसे घर आना ही नहीं चाहता था। रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया था, पर सक्षम ने अब तक रेस्टोरेंट बंद नहीं किया था। काम करने वाले सभी जा चुके थे। कुछ ग्राहक थे जिनके लिए सक्षम अकेले ही खाना बना रहा था। छोटू वहीं था। छोटू हमेशा सक्षम के बाद ही घर जाता था, पर आज सक्षम नहीं गया, इसीलिए वो भी नहीं गया। भैया, वो टेबल नंबर 3 में दाल मखनी, नान और साथ में जलेबियाँ ऑर्डर की हैं। ये सुनते ही सक्षम ने दीक्षा की याद आ गई। छोटू, दीक्षा रेस्टोरेंट आई है? छोटू ने नाम में सर हिला दिया। सक्षम अब निराश हो गया, चुपचाप ऑर्डर पूरा करने लगा। कुछ देर बाद रात के 11 बज गए थे और अब छोटू भी नींद की झपकियाँ ले रहा था। गार्ड्स भी सक्षम को चाबी पकड़ाकर जा चुके थे। अब यहाँ सक्षम और छोटू के अलावा कोई नहीं था। छोटू, तू घर चला जा और बीजी को बोलना मेरे लिए परेशान ना हो, मैं आज घर नहीं आऊँगा। पर क्यों भैया? मुझे कुछ काम है, तू जा। वो कुछ सोचकर बोला। ठीक है भैया। जैसे ही छोटू जाने के लिए मुड़ा, सामने लक्ष्मण और बीजी को देख रुक गया। भैया, बीजी। छोटू ने सक्षम का ध्यान उस तरफ खींचा। सक्षम जब उस तरफ मुड़ा तो सामने लक्ष्मण और बीजी को देख परेशान हो गया। बीजी काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी, वहीं लक्ष्मण भी काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। सक्षम ने बीजी के सामने अपना सर झुका लिया, जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। बीजी सक्षम को बहुत गुस्से से घूर रही थी। वो सक्षम के सामने आई। क्या काम था तुझे यहाँ, जो तू घर नहीं आ रहा? वो बीजी में सक्षम तो अपनी बीजी के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो इसीलिए घर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने दीक्षा के सपने को अपने घर में जगह नहीं दी। क्या दीक्षा तेरे लिए तेरी माँ से ज़्यादा ज़रूरी हो गई? आंखों में नमी लिए बीजी गुस्से में बोली। नहीं बीजी, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ कुछ देर अकेला रहना चाहता था, इसीलिए घर नहीं आ रहा था। बीजी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। बेटा, क्यों तकलीफ दे रहा है अपनी माँ को? घर चल। जी बीजी। सक्षम ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और अपना रेस्टोरेंट बंद कर छोटू और लक्ष्मण के साथ अपनी बीजी को लेकर घर चला गया। सक्षम जब घर आया तो पूरे घर को बाहर ही खड़े देखकर हैरान रह गया। आप सब बाहर क्यों खड़े हैं, वो भी इस वक्त? सक्षम परेशान होकर बोला। भैया, बीजी ने सोने ही कहाँ दिया, अब आप आ गए हैं तो सोने जा रही हूँ। प्रिया उबासियाँ लेते हुए बोली और वहाँ से चली गई। बीजी, अब तो भैया भी आ गए हैं, मैं भी सोने जाऊँ? जय बोला तो बीजी ने हाँ में सर हिला दिया। जय भी अब वहाँ से चला गया। बीजी, आपको मेरे लिए इन सबको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं बस आने ही वाला था। तू इनके लिए रात भर जागता है, इतनी मेहनत करता है, ये तेरे लिए थोड़ी देर नहीं सोए तो कौन सा इन्होंने कोई पहाड़ तोड़ लिया? तू चिंता मत कर, अंदर आ। बीजी उसको अंदर लेकर आई। पीछे लक्ष्मण और छोटू भी आ गए। सुबह नाश्ता भी नहीं करके गया, अब भी तूने कुछ नहीं खाया होगा। महक, जाके खाना गर्म करके लेके आ। जी बीजी। महक खाना लेने रसोई में चली गई। सक्षम बीजी का मन रखने के लिए चेयर खिसकाकर खाने की मेज़ पर बैठ गया, पर उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे रह रहकर दीक्षा का ख्याल आ रहा था कि उसने इस वक्त कुछ खाया होगा या नहीं। महक खाना गर्म करके ले आई। बीजी ने खुद सक्षम की प्लेट में पराठे, मटर पनीर की सब्जी और रोटियां रख दी। सक्षम ने खाने की तरफ देखा। वहाँ दीक्षा दलिया खा रही है और यहाँ मैं ये सब, मुझसे नहीं हो पाएगा। सक्षम उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ बेटा? बीजी, मैं ये सब नहीं खा सकता, मुझे खिचड़ी खानी है। खिचड़ी? महक का फिर एक बार मुंह बन गया। इस घर के लोगों का स्वाद ही बेकार है। लोग कहा राजशाही भोजन के लिए मरते हैं, पर इन्हें खिचड़ी और करेला ही बहुत है। वाह, क्या परिवार है! ऐसा परिवार तो जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिला। महक मन ही मन बड़बड़ाई। बीजी ने सक्षम के चेहरे पर हाथ रखा। मेरे बेटे ने पहली बार अपनी कोई फरमाइश रखी है। तेरी बीजी तेरी फरमाइश खुद अपने हाथों से पूरी करेगी। इतना कहकर बीजी खुशी से रसोई में चली गई और कुछ देर बाद सक्षम के लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आई। सक्षम के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। बीजी ने खिचड़ी उसकी प्लेट में डाली और वो चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म कर सक्षम ने अपनी बीजी की तरफ देखा। बीजी, मैं सोने जा रहा हूँ, जा बेटा। बीजी ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। सक्षम ने बाकी सबकी तरफ देखा। आप सब भी अब सो जाइए,
वो सबसे इतना कहकर अपने कमरे में आ गया। दीक्षा के बिना उसे अब ये कमरा खाली खाली लग रहा था। काश बीजी अपनी जिद छोड़ दें और मैं तुम्हें इस घर में वापस ले आऊं। वो सोफे पर ही लेट गया। उसकी नज़रें उस बिस्तर पर टिकी हुई थी जहां वो हर रोज़ दीक्षा को सोते हुए एकटक देखता रहता था। उसकी आंखों के सामने फिर एक बार उसके बचपन के कुछ पल याद आने लगे, जब वो दीक्षा से पहली बार मिला था। बचपन में सक्षम काफ़ी शरारती हुआ करता था, पर बाद में परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे गंभीर बना दिया। उसका स्कूल का पहला दिन था और अनमोल का भी उस दिन पहला दिन था। दोनों की उसी दिन एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी। अनमोल उसे हमेशा बोलता था उसके पास एक बहुत प्यारा सा खिलौना है जिसके साथ वो बहुत खेलता है, उसे परेशान करता है, उसे बड़ा मज़ा आता है। जब शाम को बीजी सक्षम को लेने स्कूल आई तो उसी ने जिद कर खुद को जसमीत जी और अनमोल के साथ भेजने के लिए कहा था। जसमीत जी ने भी बीजी से कहा कि वो उसके घर आए, तो बीजी मान गई। सक्षम ने दीक्षा को उस दिन पहली बार देखा था। 6 महीने की दीक्षा पालने में लेटी खेलियाँ कर रही थी। अनमोल तो आते ही अपना बैग फेंक दीक्षा के गाल खींचने लगा, जिससे दीक्षा ने रोना शुरू कर दिया। बीजी ने अनमोल को डांटा, तब जाकर उसने दीक्षा के गाल छोड़े। सक्षम का भी मन था कि वो दीक्षा के साथ खेले, पर अनमोल को इस तरह दीक्षा को परेशान करते देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस वक्त दीक्षा सक्षम के लिए दीक्षा सिर्फ अनमोल का खिलौना थी। सक्षम दीक्षा के पास आया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से दीक्षा का हाथ पकड़ लिया। बीजी, अनमोल का खिलौना कितना प्यारा है ना, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। वो खुशी से बोला। नहीं, मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं दूंगा। अनमोल भी अब गुस्से में आ गया। सक्षम अब उदास हो गया। कुछ देर बाद वो बीजी के साथ घर वापस चला गया, पर उसका दिलो दिमाग तो बस दीक्षा के पास ही रह गया था। कुछ सालों बाद दीक्षा भी स्कूल जाने लगी। शुरुआती कुछ सालों में तो दीक्षा बस अपने भाई की पूंछ बनकर घूमती रहती थी, उससे बात तक नहीं करती थी। वो दीक्षा के लिए रोज़ बीजी के हाथ के बने लड्डू लेकर आता कि वो उससे बात करे, पर वो लड्डू लेती और भाग जाती। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसका दीक्षा की तरफ आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वो भी आया जब 8 साल की दीक्षा ने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक वो दिन है और आज का दिन, उन दोनों की दोस्ती वैसी की वैसी है। उनका रिश्ता आज टूटने की कगार पर खड़ा है, पर उनकी दोस्ती इन सब पर का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब सोचते हुए सक्षम को नींद आ गई। अगली सुबह दीक्षा 4 बजे उठकर फिर अपनी प्रैक्टिस पर निकल गई। लोग आज भी उसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, पर दीक्षा का ध्यान सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर था। पीजे रोज़ की तरह गुरुद्वारे आई। आज भी दीक्षा उसी तरह प्रैक्टिस कर रही थी। पीजी ने गुस्से में अपने सर के दुपट्टे को संभाला और आगे बढ़ गई। पीजे का मन सक्षम की वजह से पहले ही बहुत परेशान हो गया था। अब दीक्षा की वजह से पीजी और ज़्यादा दुखी हो गई थी। पीजी मत्था टेकने के बाद कुछ देर वहीं बैठी, फिर वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर गई जो रो रो कर सबसे काम मांग रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसने अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी, शरीर पर साधारण कपड़े जो कुछ जगह से फट भी गए थे, जिससे साफ था कि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। बीजी उसे इस तरह रोते बिलखते सबसे काम मांगते देख उसके पास आई। क्या हुआ तुझे, कहाँ से आई है? तुझे पहले तो इस गांव में नहीं देखा। माई, मैं पास के राज्य से अपनी माँ को लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे बाबू कुछ साल पहले ज़्यादा शराब पीने से मर गए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरी और माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, इसीलिए सबसे काम मांग रही हूँ। अगर आपके पास है तो मुझे काम दे दीजिए। पीजे ने कुछ सोचा। तेरी माँ कहाँ है? वो बाहर बैठी है। घर का काम जानती है? हाँ माई, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करना जानती हूँ। बीजी को उसकी हालत देखकर उस पर बहुत दया आ रही थी। अच्छा, तेरा नाम क्या है? किरण। वो धीमी आवाज़ में बोली। अच्छा, अपनी माँ को लेकर आ और मेरे घर चल। तू आज से मेरे घर काम करेगी। किरण अपने आंसू पोंछ बीजी के पैरों में गिर गई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी माई। ठीक है, अच्छे से काम करेगी तो तुझे महीने के 5,000 पगार में दूंगी। अगर अच्छे से काम नहीं किया तो एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी तुझे। माई, 5,000 ये तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तू बत्रा निवास में काम कर रही है, बहुत बड़ा घर है, बहुत काम करना पड़ेगा। 5,000 बराबर हैं। अब अपनी माँ को ले आ और चल मेरे साथ। किरण ने हाँ में सर हिलाया और एक दीवार से लगकर बैठी अपनी माई को उठाकर ले आई। किरण की माई की हालत किरण से भी ज़्यादा दयनीय थी। वो बार बार खांस रही थी। पेजी उन्हें लेकर घर आई। ये किन्हें ले आई तू कोमू? बाबूजी ने पूछा। ये किरण है और ये इसकी माँ। ये बहुत गरीब हैं। मैंने किरण को यहाँ काम दे दिया है। ये घर का काम कर लेगी और महक की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। महक ये सुनकर खुश हो गई। लक्ष्मण, किरण और उसकी माई के लिए थोड़े कपड़े ले आना। जी बीजी, लक्ष्मण बोला। माई, मैं काम शुरू करूं? किरण ने बीजी से पूछा।
बीजी महक की तरफ मुड़ी। किरण और उसकी माई को लोमी का कमरा दे दे, वो वहाँ रह लेगी और किरण को काम बता दे। महक ने खुशी खुशी हाँ में सर हिला दिया। सक्षम कहाँ है? बीजी ने लक्ष्मण से पूछा। भैया तो अपने कमरे में है। सक्षम, बीजी ने सक्षम को आवाज़ लगाई तो सक्षम नीचे आ गया। क्या हुआ बीजी? ये किरण है, ये आज से इसी घर में काम करेगी। तो लौटते वक्त इसकी माई के लिए दवाइयाँ के लिए लाना। जी बीजी। सक्षम ने एक नज़र किरण और उसकी माई को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। उसके बाद तुरंत ही नाश्ता किए वहाँ से निकल गया। उसने दीक्षा को कुछ सामान देना था। इधर दीक्षा भी रोज़ की तरह अपने 6 घंटे की प्रैक्टिस के बाद घर आई। सक्षम आता ही होगा। दीक्षा कुछ बनाने के लिए रसोई में सामान ढूंढने लगी। सब्जियां तो घर पर नहीं थी, पर उसे आटा और दाल चावल मिल गए। जल्दी से उसने कुछ रोटियां बनाई और फिर दाल चावल पकने के लिए छोड़ दिए। अब से मैं सक्षम को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगी। आखिर वो मेरे लिए इतना कर रहा है तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? दीक्षा बेसब्री के साथ सक्षम के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके घर की डोर बेल बजी और उसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से दौड़कर दरवाजे के पास आई। बाहर सक्षम अपने दोनों हाथों में बहुत सारा सामान लिए दीक्षा के दरवाजे खोलने का इंतज़ार कर रहा था। दीक्षा ने दरवाज़ा खोला तो उसको देख सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। सक्षम भी बिना कुछ बोले अंदर आ गया। वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी तो वहाँ खड़ी कुछ औरतों को उनके बारे में बातें देख उनका मन खराब हो गया। उसने तुरंत गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। दीक्षा, ये कुछ फल हैं और ये सूखे मेवे और ये तुम्हारा टिफ़िन। सक्षम ने उसकी तरफ देखते हुए वो सब टेबल पर रखा। थैंक यू सक्षम, मेरे लिए इतना सब करने के लिए। सक्षम ने गहरी सांस ली। तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी गैर के लिए ये सब नहीं कर रहा, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। सक्षम के मुंह से ये सुनते दीक्षा के चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत प्यार से सक्षम को देखे जा रही थी और सक्षम उसके लिए खाना निकाल रहा था। आज भी वो दीक्षा के लिए हरी सब्जियों से भरा हेल्दी खाना ही लेकर आया था। दीक्षा कुछ याद कर जल्दी से रसोई की तरफ भागी। उसके दाल और चावल पककर तैयार हो गए थे। वो एक प्लेट में सक्षम के लिए खाना डालकर ले आई। सक्षम, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। दीक्षा, इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर तुम खाना बना रही थी तो मुझे बोल देती, मैं नहीं लेकर आता खाना। सक्षम अब थोड़ा नाराज़ नज़र आ रहा था। दीक्षा अब उदास हो गई। सक्षम, अगर मैं बोल देती कि मैं खाना बना लूँगी तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते ना। सक्षम मुस्कुराया और बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ उसे बैठा दिया। वो अब भी उदास थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दीक्षा, अगर तुम नहीं भी कहती तब भी मैं तुमसे मिलने आता। तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे अच्छा लगा, मैं ज़रूर खाऊंगा। दीक्षा अब कुछ नहीं बोली, वो अब भी चुप थी। क्या हुआ दीक्षा, कुछ तो बोलो। सक्षम, वो बाहर औरतें हमारे बारे में गलत बोल रही थी। सक्षम दीक्षा के बिल्कुल सामने बैठ गया। तुम मेरी पत्नी हो दीक्षा, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, ये अधिकार है मेरा। तुम बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। सिर्फ 18 दिन बचे हैं। दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगी। दीक्षा को उदास देख सक्षम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे दीक्षा की उदासी दूर हो जाए। वो अब चुपचाप दीक्षा का बनाया खाना खाने लगा। दीक्षा, कल से मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन नहीं लेकर आऊँगा। पर क्यों सक्षम? दीक्षा ने जैसे रोने से सूरत बना ली। तुम हो ना, इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मेरे लिए भी बना लोगी। मैं रात का खाना बीजी के साथ खाऊंगा और सुबह तुम्हारे साथ यहाँ। तुम्हें मेरे लिए बीजी की टक्कर का खाना बनाना होगा दीक्षा। सक्षम अपने चेहरे की हल्की मुस्कुराहट लाते हुए बोला। दीक्षा ये सुनकर फिर से उदास हो गई। तुम मेरे लिए परेशान मत हो सक्षम, बीजी को ये अच्छा नहीं लगेगा। सक्षम ने गहरी सांस ली। दीक्षा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे यहाँ रोज़ आने में कोई परेशानी नहीं होती। दीक्षा ने अपना खाना ख़त्म किया और उठकर सक्षम का लाया सामान देखने लगी। अचानक दीक्षा का ध्यान एक एक्स्ट्रा पैकेट पर पड़ा। सक्षम, इसमें क्या है? वो उठा और दीक्षा के पास आते हुए बोला, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से उस पैकेट को खोलने लगी। दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सक्षम भी अब अच्छा महसूस कर रहा था। दीक्षा ने वो पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर सी कुर्ती थी, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आगे बढ़कर सक्षम के गले लग गई। मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आई। तुम्हें पसंद आई दीक्षा? दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। तुम कुछ भी मेरे लिए खरीदते हो तो मुझे हमेशा पसंद आता है। तुम्हें कल रात कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुमने ढंग से खाना खाया या नहीं? दीक्षा ये सुनकर सक्षम से नज़रें चुराते हुए उससे अलग हो गई।
तो आपने कल खाना ही नहीं खाया। सक्षम ने गहरी सांस बाहर छोड़ी। दीक्षा की हमेशा की आदत थी, उसे खाना खाना कभी याद ही नहीं रहता था। पहले जसमीत जी थी जो उसे किसी तरह खाना खिला देती थी, अब तो वो भी नहीं थी। सक्षम, मैं थक गई थी इसीलिए मुझे नींद आ गई। क्या हुआ, कल नहीं खाया तो आज तो खा लिया ना, बहुत है। वो खुद की सफाई दे रही थी पर सक्षम चुपचाप हाथ बांधे उसे घूर रहा था। दीक्षा, तुम्हारी आदत बहुत गलत है। तुम्हें वक्त पर अपना खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सक्षम परेशान होकर बोला। कुछ नहीं होता, इंसान एक वक्त का खाना खाकर भी बहुत स्वस्थ रह सकता है। दीक्षा ने तर्क दिया। दीक्षा, अपना ख्याल रखा करो, मुझे हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं तुम्हारी चिंता में मर। सक्षम आगे कुछ बोलता, दीक्षा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अगर फिर से तुमने ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीक्षा गुस्से से बोली। सक्षम ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और उसकी कमर पर हाथ रख उसको अपने करीब खींच लिया। अगर तुमने फिर से अपनी सेहत के साथ लापरवाही की तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। वो अब उसको घूरने लगी। अचानक सक्षम दीक्षा की तरफ झुकने लगा। दीक्षा की कमर पर सक्षम की पकड़ एकदम से कस गई थी। दीक्षा को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने उसके शर्म से लाल होते चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और धड़कनें काफ़ी तेज़ दौड़ने लगी थी। दीक्षा उसके कंधे से अपने हाथ हटाकर उसके चेहरे पर ले आई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सक्षम अब भी उसके करीब था और उसे ही देखे जा रहा था। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। जब तक बीजी इस रिश्ते को पूरे दिल से नहीं अपना लेती, मैं नहीं चाहती कि हम और करीब आएँ। सक्षम मुस्कुराया। दीक्षा, अपना ख्याल रखना, उसने बहुत प्यार से दीक्षा के कान के पास आकर कहा और दीक्षा से अलग हो गया। आज सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दीक्षा सक्षम से शर्मा रही थी। मैं कल फिर आऊँगा, सब्जियाँ भी ले आऊँगा। दीक्षा ने बस हाँ में सर हिला दिया और सक्षम मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते दीक्षा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सक्षम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रेस्टोरेंट आया। काफ़ी दिनों बाद वो अच्छा महसूस कर रहा था। वो सीधे अपने प्राइवेट रूम में आया और दीक्षा का चेहरा याद कर हंसने लगा। उसे अपने आप में एक बहुत अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। आज उसे दीक्षा के करीब जाने से झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वो दीक्षा के प्यार में धीरे धीरे बदल रहा था, जिसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। बत्रा निवास में किरण ने आते ही सारे काम संभाल लिए थे। महक तो बस सुबह से आराम कर रही थी। वो तो किरण को कहती वो चुपचाप हाँ में सर हिलाकर उसे सारे काम कर देती। उसकी फुर्ती देख बीजी भी काफ़ी हैरान थी, पर घर के सारे काम वक्त से पहले ख़त्म करते देख बीजी किरण से काफ़ी खुश थी। लक्ष्मण शाम को किरण और उसकी माँ के लिए कुछ कपड़े ले आया। बीजी ने खुद अपने हाथ से किरण को कपड़े दिए। माई, आपने मुझ गरीब को ये छत दी, खाने के लिए रोटी दी, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए नौकरी भी दी और अब ये कपड़े भी दे रही हैं। मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊँगी। किरण बीजी के पैरों में झुकी। अरे ये क्या कर रही हैं माई, आपके चरण छू रही हूँ। आप देवी हैं, आपने मुझ जैसी गरीब को आश्रय दिया। आजकल तो लोग अपनों को भी घर से बाहर निकाल देते हैं, आपने तो पराई होकर हमें यहाँ रखा। ठीक है अब उठ जा, तेरा मेरा सक्षम आता होगा, तेरी माँ की दवाइयाँ ले आएगा और कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। बीजी खुश होकर बोली। नहीं माई, आपने जितना दिया वो ही बहुत है। इतना बोलकर वो रसोई में चली गई। बीजी, ये किरण तो बड़ी काम की है, कितनी फुर्ती से सारे काम कर दिए ना। मैं खुश होकर बोली। बीजी ने उसको घूरा। थोड़े से काम करके हाथ पाँव टूट नहीं जाते, तुझसे तो एक काम होता नहीं। सोच रही हूँ तुझे घर से निकालकर उसे अपने लक्ष्मण की बोटी बना लूँ। ये सुनकर लक्ष्मण हल्का सा खांस दिया। महक रोने से सूरत बनाकर अब बिना कुछ बोले कपड़ा उठाकर टेबल साफ करने लगी। बीजी ने महक से अपना ध्यान हटाया। सक्षम आज फिर वक्त से घर नहीं लौटा। उसे हो क्या गया। दीक्षा को अपने घर की बहू बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मुझे पता होता तो वो मेरे बेटे को बदल देगी तो कभी उसे घर ना लाती। किरण जो खाना गर्म करके ला रही थी उसने ये सब सुन लिया था, पर बोले कुछ नहीं। आधे घंटे में सक्षम भी घर आ गया। बीजी, आज अपने खाने में क्या बनाया है। वो आज इतना खुश था कि सीधा डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी खिसकाकर बैठ गया और खुद ही सारे बर्तन खोलकर देखने लगा। बीजी आज अपने बचपन वाले सक्षम को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने सक्षम की प्लेट में खाना डाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से बोली, हमेशा ऐसे ही खुश रहा कर तू, तेरी बीजी को तुझे खुश देखकर ही खुशी मिलती है। सक्षम मुस्कुरा दिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो उठा। मैं सोने जा रहा हूँ बीजी। सक्षम जी, मेरी माँ की दवाई
किरण ने जाते हुए सक्षम को अचानक से आवाज़ लगाई तो वो रुक गया। मैं भूल गया, लक्ष्मण इनकी माँ की दवाई ला देना। जी भैया, लक्ष्मण बोला और सक्षम उसके बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। मेरा सक्षम आज कितना खुश है। मेरे बस यही दुआ है कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। पीजी खुश होते हुए बोली, पीजी ज़रा सोचिए, जेठ जी आज इतने खुश क्यों हैं? मुझे तो लग रहा है वो जेठानी जी से मिलकर आए हैं। महक टेबल साफ करते हुए बोली, चुप कर, कुछ भी उल जुलूल बकती रहती है। सक्षम मेरा बेटा है, मेरी मर्जी के बिना वो दीक्षा से कभी नहीं मिलेगा। महक अब मुंह बनाकर चुपचाप अपना काम करने लगी। इधर दीक्षा का खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही उसे भूख लगी थी, पर सक्षम ने उसे साफ कहा था कि उसे अपना ख्याल रखना है। उसने सक्षम के लिए फ्रिज में से एक सेब निकाला और आराम से बैठकर खाने लगी। वो सेब खाते हुए अपने कमरे में आई और अपने कमरे के दाहिनी ओर लगे कैलेंडर में आज का दिन देखने लगी। सिर्फ 17 दिन और बाकी हैं मेरे सपने को पूरा होने में। इधर सक्षम भी दीवार पर लकीरें खींचकर एक एक कर उन्हें काट रहा था। सिर्फ 17 दिन दीक्षा, उसके बाद हमारा सपना पूरा होगा। मैं बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। सक्षम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। रात के 10 बजे लक्ष्मण ने हाथ में दवाइयाँ पकड़े किरण के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। किरण ने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। मेरी माँ सो रही हैं, आपको कुछ काम था? किरण ने पूछा। आपकी माँ की दवाइयाँ। लक्ष्मण ने वो दवाइयाँ किरण की तरफ बढ़ा दी। धन्यवाद। उसने लक्ष्मण से वो दवाइयाँ ले ली। लक्ष्मण जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, सामने महक को खुद को गुस्से से घूरते देख वहीं रुक गया। किरण ने भी महक को देखा कि तभी अचानक से वो लड़खड़ा कर लक्ष्मण पर गिर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला। आप ठीक हैं? हाँ लक्ष्मण जी। वो चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। महक ने अब कसकर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी और अपने दांत पीसने लगी। महक तो यहाँ। लक्ष्मण महक की तरफ बढ़ा तो महक गुस्से से वहाँ से चली गई। अब इसे क्या हुआ? लक्ष्मण ने खुद से ही पूछा। अचानक वो मुस्कुराया। मुझे किरण के साथ देख महक को जलन हो रही है। अब तो और जलाऊंगा इसे, तब तक जब तक इसका ये जायदाद का भूत उतर नहीं जाता। वो हंसा और वहाँ से चला गया। अगली सुबह दीक्षा ने रोज़ की तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, पर आज वो 3 बजे से उठकर प्रैक्टिस कर रही थी। 7 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने घर जाने के बजाय गुरुद्वारे आ गई। बीजी भी यहाँ आई हुई थी। दीक्षा ने जैसे ही बीजी को देखा, अपने लिए दुपट्टा ढूंढने लगी। क्या दीक्षा, अब बिना दुपट्टे के तू कैसे बीजी के सामने जाएगी? बीजी की नज़र अब दीक्षा पर पड़ी तो वो काफ़ी गुस्से में आ गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। बीजी को ऐसे जाते देख दीक्षा दौड़कर उनके सामने आ गई। बीजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब बचा क्या है सुनने को? और बीजी, मुझे किस हक से बोल रही है तू? घर छोड़ने के बाद? तेरा बत्रा निवास और वहाँ के सदस्यों से अब कोई नाता नहीं। दीक्षा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बीजी, अपने परिवार को खोने के बाद मैंने सक्षम के परिवार को ही अपना परिवार माना है और आपको अपनी माँ। बीजी, आपने ही तो कहा था कि आप मेरी भी बीजी हैं। अब ये रिश्ता आप मुझसे कभी नहीं छीन सकती। बीजी अब थोड़ी नरम पड़ने लगी, पर कुछ याद कर उनका गुस्सा फिर बढ़ गया। अगर तूने मुझे सच में अपनी बीजी माना होता तो तू अपनी बीजी की बात मानती, ना कि इस तरह बिना सर ढके आदमियों के कपड़ों में गली भर में दौड़ती फिरती। तूने मुझे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा दीक्षा। दीक्षा ने अब अपना सर झुका लिया। बीजी दीक्षा को गुस्से से घूरते हुए वहाँ से चली गई। दीक्षा ने एक नज़र बीजी को देखा। मैं जल्दी ही आपको मना लूँगी बीजी, दीक्षा खुद से बोली। उसकी आंखों में अब नमी थी, पर साथ ही एक विश्वास भी था कि एक दिन वो सब ठीक कर देगी। सक्षम तैयार होकर नीचे आया। बीजी भी अभी गुरुद्वारे से आई थी। वो अभी इस वक्त गुस्से में लग रही थी, पर सक्षम को देख उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। किरण सक्षम के लिए नाश्ता लगा। जी माई। वो एक प्लेट में सक्षम के लिए नाश्ता डालने लगी। बीजी सक्षम के पास आई। बेटा नाश्ता कर ले। उन्होंने बहुत प्यार से सक्षम के चेहरे पर हाथ फेरा। सक्षम ने मुस्कुराते हुए बीजी का हाथ अपने हाथ में लिया। बीजी, आज मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। पर सच तो ये था कि वो दीक्षा के साथ नाश्ता करना चाहता था। मैं देख रही हूँ सक्षम, तू आजकल नाश्ता करके नहीं जा रहा। बीजी, मैं बाहर खा लेता हूँ और अभी मुझे भूख नहीं है। सक्षम इतना बोलकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। बीजी का मन फिर से ख़राब हो गया। माई, वो बाहर खा लेंगे, आप तो नाश्ता कर लीजिए। मैं अपनी माँ को भी खाना और दवाइयाँ दे आती हूँ।
तू जा। किरण अपनी माँ के लिए एक प्लेट में थोड़ा सा नाश्ता डालकर अपने कमरे में चली गई। बीजी और बाकी सब भी अब बैठकर नाश्ता करने लगे। इधर दीक्षा अपने घर के बाहर बैठी सक्षम का ही इंतजार कर रही थी। तभी उसके कानों में कुछ औरतों के हंसने की आवाज़ पड़ी। 7 दिन भी नहीं हुए कि सास ने घर से बाहर निकाल दिया। और नहीं तो ऐसी बहू को कौन घर पर रखे। रोज एक लड़का भी आता है इसके घर में। कैसी बेशर्म है। अरे वो लड़का सक्षम है, इसका पति। बेचारा। अच्छा, पर लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन इसे रख पाएगा। वो जल्दी दूसरी शादी करके इसे छोड़ देगा। अब कोई भी आदमी अपनी माँ से बढ़कर तो किसी से प्रेम नहीं कर सकता ना। अब माँ कहेगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर दीक्षा की आंखें फिर से एक बार नम हो गई। तभी उसे सामने से हाथ में सब्जियां और एक काला प्लास्टिक का बैग लिए सक्षम आता हुआ दिखाई दिया। सक्षम को देख वो औरतें अब इधर उधर चली गई। उसको देखकर भी दीक्षा वहीं बैठी रही। वो दीक्षा के पास आया। यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर चलो। दीक्षा चुपचाप उड़कर अंदर चली आई। सक्षम ने दरवाज़ा बंद करते हुए सारा सामान टेबल पर रख दिया। आज खाना मैं बनाता हूँ। सक्षम दीक्षा को उदास देखकर बोला। नहीं सक्षम, मैं बनाती हूँ। दीक्षा अब सब्जियाँ देखने लगी। तभी उसकी नज़र उस काले थैले पर गई। उसने उसे खोला। उस पर मछलियाँ थी। छी सक्षम, ये क्या लेकर आए हो, फेंको इसे बाहर। दीक्षा ने मछलियाँ देखकर बुरा सा मुँह बना लिया। दीक्षा का चेहरा देख फिर एक बार सक्षम को हंसी आ गई। दीक्षा ने उसे घूरा तो सक्षम ने हंसना बंद कर दिया। तुम्हारी सेहत के लिए है दीक्षा। उसने कुर्ते की जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली। दूध? सक्षम दीक्षा का एक बार फिर से मुंह बन गया। सक्षम ने वो बोतल टेबल पर रख दी। सक्षम, ये मछली नहीं खाऊंगी मैं, और ना ही ये दूध पीऊंगी। दीक्षा हाथ बांधते हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा दीक्षा। हाँ मैं जानता हूँ तुम मछली नहीं खाती, मुझे भी पसंद नहीं, पर तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हें ये खाना ही होगा। मैं नहीं खाऊंगी, और वैसे भी सिर्फ 17 दिन बचे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैं ये खाऊं या ना खाऊं। सक्षम ने अपनी जेब से कुछ निकाला और दीक्षा के सामने आया। उसके हाथ में एक छोटा सा दही का डब्बा था जो वो अपने रेस्टोरेंट से लाया था। दही देखते ही दीक्षा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत सक्षम से दही छीन ली और खाने लगी। मैं खाना बना लेती हूँ, तुम मेरी थोड़ी सब्जियाँ काटने में मदद कर दो। दीक्षा ने दही खाते हुए हाँ में सर हिला दिया। सक्षम मुस्कुराया और रसोई में चला गया। दीक्षा दही खाते खाते सब्जियां काटने लगी। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार था। सक्षम दीक्षा के लिए खाना टेबल पर लगा रहा था और दीक्षा बहुत ही प्यार से सक्षम को देख रही थी। मेरा सक्षम कितना अच्छा है। लड़कियां मरती हैं मेरे सक्षम जैसे पति पाने के लिए, पर मैं किस्मत वाली हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से मिल गए। दीक्षा सक्षम में खोए हुए बोली। सक्षम ये सुन मुस्कुराया। किस्मत तो मेरी भी बहुत अच्छी है दीक्षा, जिससे प्यार किया वो मेरे सामने है। सक्षम इतना कहकर चेयर खिसकाकर दीक्षा के पास बैठ गया और उसकी प्लेट में खाना डालने लगा। सक्षम, ये मछलियाँ मुझे खून रही हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। मछलियाँ देख दीक्षा का एक बार फिर से मुंह बन गया। यह सुनकर सक्षम हंसा। ठीक है मत खाओ। सच में? आई लव यू सक्षम, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। दीक्षा ने बहुत ही प्यार से सक्षम के गाल खींच लिए। सक्षम मुस्कुरा दिया, उसने कुछ नहीं खाया। दीक्षा ने कुछ सोचकर प्लेट में से एक टुकड़ा तोड़ सक्षम की तरफ बढ़ाया। वो मेरे प्यारे पति के लिए। सक्षम चुपचाप दीक्षा के हाथ से खाना खाने लगा। वो दीक्षा को खुश देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो भी अब दीक्षा को खिलाने लगा। सक्षम, एक बात पूछूं? दीक्षा खाना खाते हुए बोली। नहीं, पहले खाना खत्म करो। उसने दीक्षा को कोई टुकड़ा खिलाया। कुछ देर बाद जैसे ही दीक्षा का खाना खत्म हुआ, सक्षम ने उसकी तरफ दूध का ग्लास बढ़ा दिया। मुझे नहीं पीना। दीक्षा ने मुंह फेर लिया। अब इसमें क्या खराबी है, ये तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है क्या? मुझे नहीं पीना। दीक्षा थोड़े गुस्से से बोली। चुपचाप पियो दीक्षा, वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाऊंगा। सक्षम उसको घूरते हुए जैसे ही उसकी तरफ झुका, वो तुरंत दूध का ग्लास उठाकर एक ही सांस में पूरा पी गई। लो, पी लिया, अब खुश? सक्षम मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। बहुत खुश। सक्षम उठा। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उसने आगे बढ़कर दीक्षा के माथे को चूमा और फिर वहाँ से चला गया। दीक्षा के चेहरे पर फिर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने माथे को छुआ। सक्षम आजकल ज़्यादा ही प्यारा हो गया है। उसने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। इधर बत्रा निवास में रोज़ की तरह किरण बहुत अच्छे से सारे काम कर रही थी। पीजीपी अब काफ़ी खुश थी। वहीं महक अब अपने काम में लगी हुई थी। वो आज बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कहीं ये किरण सच में मेरी जगह न ले ले, वो मन ही मन खुद से बोली। तभी किरण वहाँ आई। महक जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। महक ने मुंह बनाया। तू सबके नाम के आगे जी क्यों लगाती है? मुझे भाभी बोल। किरण मुस्कुराई।
नहीं महक जी, फिर लक्ष्मण जी तो मेरे भैया हो जाएंगे। आप महक जी ही ठीक हैं। महक अब गुस्से में उसे घूरने लगी। वो उसे कुछ बोलती कि तभी बीजी ने किरण को आवाज़ लगा दी तो किरण बाहर चली गई। इसका तो कुछ करना ही होगा, महक गुस्से में बड़बड़ाई। वो आज लक्ष्मण की दुकान पर आई। लक्ष्मण एक आदमी को जूते दिखा रहा था। ये जूते पहन के चलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, अभी नया आया है, स्टॉक बहुत कम है, बहुत मांग है इन जूतों की, कीमत मात्र 2000 रुपये। वो आदमी कीमत सुन सकते में आ गया। 2000 के जूते? थोड़ा ठीक रेट लगाओ, इतना महंगा कौन खरीदेगा? ब्रांडेड जूते हैं, कोई ऐसे वैसे जूते नहीं हैं। अडानी ने एक पार्टी में पहने थे। महक अंदर आते हुए बोली, अच्छा दिखाओ भाई। अब वो आदमी उन जूतों को पहनकर देखने लगा। थोड़ी सी तो कीमत कम करो, वो आदमी बोला। 1999 रुपये सिर्फ आपके लिए। इतने अच्छे जूते आप पूरा पंजाब भी घूम लेंगे तब भी आपको नहीं मिलेंगे। अब इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। महक आगे आते हुए बोली, ठीक है दे दो। उस आदमी ने 2000 रुपये निकालकर लक्ष्मण को पकड़ा दिए। लक्ष्मण ने भी उसे 1 रुपया निकालकर वापस कर दिया। वो आदमी अब जूते लेकर वहाँ से चला गया। लक्ष्मण ने बहुत ही प्यार से महक की तरफ देखा। तूने तो आते ही 2000 का फ़ायदा करा दिया। महक ने मुंह बना लिया। तुम तो रहने ही दो। लक्ष्मण महक के करीब आया। मेरी महक नाराज़ है मुझसे। और नहीं तो क्या, कल रात उस चुड़ैल को अपनी बाहों में पकड़े हुए एक बार भी मेरी याद नहीं आई ना? महक चिढ़कर बोली। लक्ष्मण ने महक को अपनी बाहों में ले लिया। अरे वो तो गिर रही थी, इसीलिए बचाया बस। प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ ना। चलो छोड़ो, ये बताओ आज कितना फ़ायदा हुआ तुम्हारा? महक ने लक्ष्मण से अलग होते हुए पूछा। फ़ायदा कहाँ, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। 2000 के जूतों को वो आदमी 1999 में ले गया। 1 रुपये का तो नुकसान ही हो गया ना महक। महक ने अपना सर पीट लिया। तुम क्या जूतों को उसके सही रेट में बेचते हो? तो किस रेट में बेचूं? जिस रेट में मैंने माल उठाया अब उसी रेट में माल बेचूंगा। महक ने फिर से अपना सर पीट लिया। मैं तो यूं ही तुम्हें चालाक समझती थी, तुम तो बुद्धू निकले। तुम्हें उन 2000 के जूतों को 2200 में बेचना था। कम से कम 50 रुपये कम भी करने पड़ते तो 150 रुपये का फ़ायदा तो होता। लक्ष्मण ने नाम में सर हिलाया। मुझे अपना काम बिल्कुल भैया की तरह ईमानदारी से करना है। बुद्धू अगर इसी तरह ईमानदारी के चक्कर में रहे तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। तुम जहाँ से ये माल उठाते हो उससे भी तो मोल भाव किए बिना सामने वाला जो दाम बताता होगा उसी दाम में खरीद लेते होंगे। लक्ष्मण ने अब मुंह फेर लिया। महक अब गुस्से से लक्ष्मण को घूर रही थी। देखो लक्ष्मण, जी तुम्हें सामान खरीदने के लिए पैसे दे देते होंगे, पर मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरा पति बार बार जी के सामने हाथ फैलाए। महक अब मुँह फुलाकर एक कोने में बैठ गई। क्या हुआ? बड़े भैया हैं मेरे, मैं उनसे पूरे हक से पैसे मांग सकता हूँ और वो मुझे दे भी देंगे। महक अब और गुस्से में आ गई पर कुछ बोली नहीं। तभी कुछ औरतें आपस में बातचीत करते हुए अंदर आई। भाई जी, कोई अच्छे से सैंडल दिखाइए। लक्ष्मण अब उन्हें सैंडल निकाल कर दिखाने लगा। वो औरतें सैंडल पहन कर देखती और फिर उसे साइड में छोड़ देती। कुछ ही देर में आधी दुकान ज़मीन पर आ गई थी। मतलब उन औरतों ने आधे से ज़्यादा सैंडल पहनकर देख ली थी पर उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया था। मैं कब से ये देख रही थी। ये मेरा बुद्धू पति तो सच में दुकान बंद करवा कर ही मानेगा। महक अब उठकर उन औरतों के पास आई। अब इन मर्दों को क्या पता कि औरतों को क्या पसंद आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ बढ़िया से बढ़िया सैंडलें। हाँ दिखाओ, वो औरतें बोली। लक्ष्मण अब थोड़ा साइड हट गया। आप वो कैटरीना वाली हील्स लेकर आइए और आलिया वाली वो सैंडल है ना। उसने कुछ इशारा किया तो लक्ष्मण समझ गया कि वो क्या बोलना चाहती है। वो हील्स और सैंडल्स के कुछ डब्बे उठा लाया जिस पर आलिया और कैटरीना की तस्वीरें छपी हुई थी। महक ने हील्स का डब्बा खोला और चमचमाती हील्स बाहर निकालकर उन्हें दिखाने लगी। उन औरतों ने हील्स कभी पहनी नहीं थी, इसीलिए उनके लिए ये हील्स आकर्षण का केंद्र था। आप किसी शादी ब्याह में जाएंगी तो देखना, आपके पैरों में पहनी हील्स आपके पैरों की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगी। सबकी नजरें बस आप पर ही टिकी होंगी। उन औरतों ने हील्स पहनकर देखी। महक ने दूसरी सैंडल निकाली। उसमें हील्स नहीं थी और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा साधारण थी। आप ये देखिए, बहुत मजबूत है। आप 10 साल भी पहनेंगे तब भी नहीं टूटेगी। ये पहनने में भी काफ़ी आरामदायक है, तभी तो आलिया पहनती है इसे। आलिया माँ बनने वाली थी तो इन्हीं सैंडल को पहनकर घूम रही थी। अब देखिए, आप में से कोई माँ बनने वाली है, कोई शादी हो जाए तो आप ये पहन सकती हैं। आरामदायक के आरामदायक, एकदम मजबूत और टिकाऊ। उन औरतों ने उन हील्स और सैंडल दोनों को पसंद कर लिया। कितनी कीमत है? उन औरतों ने पूछा। 1000, लक्ष्मण बोला। तभी महक ने उसे बीच में टोक दिया।
1500 की हील्स हैं और ये सैंडल 1000 की। अब उन औरतों का मुंह बन गया और लक्ष्मण भी हैरानी से महक को देखने लगा, क्योंकि वो सैंडल सिर्फ 500 की थी और हील्स 1000 की। पर आपके लिए विशेष छूट, थोड़ी महंगी है, पर औरत हूँ और औरत का दर्द समझ सकती हूँ, इसीलिए 200 रुपये कम कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा छूट कोई दुकानदार नहीं देता होगा, सिर्फ हमारी दुकान पर अच्छा माल और कम कीमत पर मिलता है। वो औरतें अब थोड़ी संतुष्ट नजर आ रही थी। उनमें से एक औरत हिल्स का डब्बा उठाकर कीमत देखने लगी। अभी जल्दी कीजिए, अगर नहीं लेना तो बोल दीजिए। महक जैसे ही उन सैंडल को डब्बे में डालने को हुई, उन औरतों ने उन्हें खरीदने के लिए हाँ कर महक को पैसे देकर अपना सामान लेकर वहां से चली गई। वाह महक, तूने तो कमाल ही कर दिया, लक्ष्मण खुश होकर बोला। अगली बार माल लो तो मोल भाव कर लेना, और ये इन डब्बों के ऊपर जो कीमत की चिट चिपकाई है इसे हटाओ। कहते हुए उसने एक डिब्बे को उठाया और उसके ऊपर की कीमत की चिट हटा दी। जूता सिर्फ 500 का था, पर सामने वाले ने लक्ष्मण की लापरवाही का फायदा उठाकर उसे 700 में बेचा। ये देख लक्ष्मण हैरान हो गया। वो अब काफी गुस्से में था। देखा कैसे फायदा उठाया तुम्हारा, लक्ष्मण ने गुस्से से अपना सर झटक दिया। लक्ष्मण अब उदास होकर महक के पास आया। महक, तू रोज़ मेरी मदद करने के लिए दुकान पर आ जाया करना। हाँ, जैसे तुम्हारी बीजी आने देंगी मुझे, मैं यहाँ बैठकर दुकानदारी करूँगी तो बीजी फिर मुझ पर चढ़ जाएंगी। बीजी तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। जेठानी जी को तो बीजी अपनी मर्जी से लेकर आई थी। जब उन्हें तक अपने सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़ना पड़ा तो मुझे तो फिर बीजी सीधा घर से निकाल ही देंगी। लक्ष्मण को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने बीजी के सामने दीक्षा का साथ ना देकर कितना गलत किया। तो सही कह रही है, बीजी को मनाना बहुत मुश्किल है। महक अब वहाँ से चली गई, पर लक्ष्मण उदास होकर वहीं खड़ा रहा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे महक भी दुकान पर आ जाए और बीजी को इससे कोई आपत्ति भी ना हो, वो मन ही मन सोचते हुए खुद से बोला। फिर अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। किरण के काम से बीजी काफ़ी खुश थी। सक्षम सीधा दीक्षा और बीजी के बीच बट सा गया था। उसका अब रोज़ रोज़ बिना नाश्ता किए जाना बीजी को खटकने लगा। दीक्षा ने भी उसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। वो अब पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रही थी। उसके रिजल्ट का एक दिन नज़दीक आता जा रहा था। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया। अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। सक्षम रोज़ की तरह सुबह तैयार होकर बिना नाश्ता किए बाहर जाने को हुआ तो बीजी ने उसे रोक लिया। किरण को अपनी माई को दिखाने शहर के अस्पताल ले जा, बेचारी बहुत परेशान है। सक्षम अब परेशान हो उठा। उसे दीक्षा के पास जाना था। अगर वो किरण और उसकी माई को अस्पताल लेकर जाता तो दीक्षा से कैसे मिलता, पर बीजी के आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने चुपचाप हाँ कर दिया। किरण अपनी माई को संभाल जीप की पीछे की सीट पर बैठ गई। सक्षम ने जीप स्टार्ट की और शहर की तरफ बढ़ गया। इधर दीक्षा सक्षम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर घंटों इंतजार के बाद भी सक्षम नहीं आया तो वो उदास हो गई। उसने सक्षम के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। उसने खाना भी नहीं खाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए पंचिंग बैग पर पंच मारने लगी। सक्षम किरण और उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर आया। धन्यवाद सक्षम जी, किरण अपनी माँ को जीप से नीचे उतारते हुए बोली। कोई बात नहीं, अब जल्दी से अपनी माँ का चेकअप करा के आ जाइए, मैं आपको वापस घर छोड़ दूँगा। नहीं सक्षम जी, आप क्यों हमारे लिए परेशान हो रहे हैं, हम खुद ही घर को लौट आएंगे। नहीं, मैं आप दोनों को ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप दोनों थोड़ी जल्दी कीजिएगा। किरण अब हाँ में सर हिलाकर अस्पताल की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसे अस्पताल से पुलिस निकलती हुई दिखाई दी। किरण और उसकी माँ पुलिस को देखकर वापस सक्षम की तरफ मुड़ गए। क्या हुआ, सक्षम ने पूछा। बेटा, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, हमें घर छोड़ दो, वो औरत खांसते हुए बोली। नहीं, फिर भी आपको अपना चेकअप करा लेना चाहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं सक्षम जी, आप मत चलिए, हम जाके चेकअप करा के आते हैं, किरण अचानक से बोली। सक्षम को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा नहीं सोचा। वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल के अंदर आई। वहाँ भी पुलिस थी। पुलिस से बचने के लिए तो हम उस पिंड में छुपे हुए थे, अब कैसे बचेंगे हम। उस वृद्ध औरत की आवाज़ किसी आदमी की तरह भारी हो गई थी। चुप रहो, बस 10 मिनट घूम कर वापस चलते हैं। जब तक मामला शांत नहीं हो जाता हम यहीं छुप कर रहना होगा। हमारे सारे साथी इस वक्त कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर होंगे। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम पर कोई शक नहीं करेगा। हम अपना मकसद पूरा कर चुके हैं और जल्दी ही यहाँ से बचकर निकल भी जाएंगे। किरण धीमी आवाज़ में बोलते हुए टेढ़ी मुस्कुराई और 10-15 मिनट इधर उधर घूमकर वापस बाहर आ गई। आपकी माँ का चेकअप हो गया, सक्षम ने पूछा। हाँ हो गया,
डॉक्टर ने कहा बस मामूली खांसी है, अच्छे से खाएंगी पिएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। दोनों ने एक नज़र उन पुलिस वालों की तरफ देखा और जीप में बैठ गई। सक्षम ने जीप घर की तरफ मोड़ दी। वो उन दोनों को घर छोड़कर तुरंत ही वहाँ से निकल गया। 12 बज रहे थे, वो पहले ही काफ़ी लेट हो गया था। पीजी ने उसे रुकने के लिए आवाज़ भी दी पर उसने कुछ सुना ही नहीं और तेज़ी से निकल गया। इतनी जल्दी में क्यों है सक्षम? पीजी को अब सक्षम पर शक होने लगा था। सक्षम दीक्षा के घर पहुंचा तो देखा दीक्षा के घर पर ताला लगा हुआ था। इस वक्त दीक्षा कहाँ गई होगी? वो अब परेशान हो उठा। उसने दीक्षा को कॉल किया पर दीक्षा का फ़ोन भी बंद आ रहा था। कहाँ गई होगी दीक्षा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सनम साथिया में।